आँखों को कोमलता से बंद करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके पश्चात गायत्री मंत्र। लंबी गहरी साँस लेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को मिलाएंगे आपस में, हल्के से रब करेंगे और अपने नेत्रों पे लगाएंगे और धीरे-धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। सभी को नमस्ते, प्रणाम। चलिए, हम आज का सेशन शुरू करते हैं थोड़ा-सा कल के रिवीजन के साथ। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। कल का सेशन सब सही रहा, आपको समझ में आ गया? कुछ भी अगर पूछना है तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने और हम अब आज के सेशन को शुरू करते हैं। कल हमने सिस्टम्स के इंट्रोडक्शन देखे थे कि सिस्टम का क्या कार्य है हमारे शरीर में, और हमने कुछ सिस्टम को कर भी लिया था। एक बार फिर से उसको रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था हमारा स्किन इंटीग्यूमेंट्री, जिसको बोलते हैं सिस्टम। तो ये हमारे बाहरी आवरण को बनाता है। उसके बाद हमने देखा था अपना स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर को स्ट्रक्चर देता है और उसके आगे फिर हम जाते हैं मस्कुलर सिस्टम पे। मस्कुलर सिस्टम में हमारी मसल्स से बना हुआ होता है और ये हमारे शरीर को, जो स्केलेटल सिस्टम है, उसको बेसिकली सपोर्ट देता है। आगे हम देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड है इसमें यहाँ पे, और यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी है जो कि 2 भागों में विभाजित है, सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। फिर हमने कल एंडोक्राइन सिस्टम का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देखा था कि ये हमारे शरीर के हॉर्मोन्स का सिक्रीशन और उनके बनने को पूरा ये कंट्रोल करता है। चलिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हम कर रहे थे कल। तो ये हमारे हृदय, हमारा हार्ट आ जाता है इसमें, हमारी आर्टरीज आ जाती हैं, वेन्स आ जाती हैं। उनके द्वारा ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसका पूरा जो है वो कार्य इनके द्वारा होता है। अब हार्ट जो हमारा पंप करता है, तो ये लगातार हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है और जो बराबर हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, बराबर पंप करता है, जिसके द्वारा आर्टरीज के द्वारा हमारे पूरे शरीर में ब्लड पहुंचता है और वेन्स के द्वारा जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड लेके आ रही है वो वापस से हार्ट में आ जाता है, जहां से वो फिर लंग्स में जाता है। ये हमने कल इतना समझा था। फिर हमने लिम्फेटिक सिस्टम को भी ब्रॉडली देख लिया था कि वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास का और नियंत्रण का कार्य करता है। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को आज लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे श्वास-प्रश्वास पे जो सिस्टम है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो सबसे पहले जब हम साँस लेते हैं तो हमारी नॉस्ट्रिल से जाती है और फिर एक ट्यूब है हमारी ट्रैकिया, जिसके द्वारा वो हमारे लंग्स तक पहुँचती है। तो श्वसन के द्वारा ही हमारा सब कार्य हो रहा है। हम बिल्कुल भी कुछ देर भी हम नहीं रह सकते हैं साँस के बिना। अगर हम चाहें तो नहीं रह पाएँगे साँस के बिना। हम भोजन के बिना रह सकते हैं, जल के बिना थोड़ी देर रह सकते हैं, मगर साँस हमारी बहुत ही आवश्यक, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसी तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी शरीर का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है। इसमें ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है इस सिस्टम के द्वारा। आगे हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे भोजन को, जो हमारा लेने का है भोजन, वो उसको देखता है, फिर हमारे भोजन को डाइजेस्ट करना है, पचाना है,
और उसके बाद हमारा भोजन का एब्ज़ॉर्प्शन जो होता है, वो सभी ज नियंत्रण हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। तो ये जो कार्य है इसका पूरे इसमें जितने भी ऑर्गन्स सम्मिलित हैं, वो सभी इसी से जुड़े कार्य करते हैं। आगे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं, तो उसमें जब होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन हमारा किडनीज़ का है। इसके द्वारा क्या होता है ब्लड को यहाँ पे भी प्यूरिफाई किया जाता है। तो ब्लड में जो भी अवशिष्ट पदार्थ है, जो बाहर निकालने वाले टॉक्सिन्स हैं हमारे यूरिया के फॉर्म में, वो यहाँ पे फ़िल्टर होता है वहाँ पे। तो किडनीज़ में हमारे पास नेफ्रॉन एक सेल होता है, जिसके द्वारा बहुत सारे कलेक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, जिसके द्वारा ये फ़िल्टरेशन का कार्य होता है। आगे हमारा लास्ट में हम देखते हैं हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिसमें हमारे वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, जिनके द्वारा हम रिप्रोडक्शन के कार्य को शरीर पूर्ण करता है। अब हमने ये सब सिस्टम्स के ब्रॉडली हमने थोड़े-थोड़े से कार्य देख लिए। अब हम इनके बारे में थोड़ा-सा ये देख लेते हैं कि अगर इनमें कोई समस्या आती है, तो वो किस प्रकार की हो सकती है। क्योंकि जब हम किसी भी योग को सिखाने के लिए जब हमारे पास कोई आता है व्यक्ति, तो ज़ाहिर है कोई कोई परेशानी, कोई समस्या ज़रूर होती है उनके पास और वो आपकी योग क्लासेस में आते हैं कि भई मेरे को मुझे ये परेशानी है, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे वो समस्या है। तो आप थोड़ा-थोड़ा-सा हम जान पाएँ कि वो समस्या उनके किस सिस्टम से रिलेटेड आ रही है उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें अपने जो योग का जो प्रोटोकॉल बनाना है, उनके लिए निर्धारित करना है, तो वो किस प्रकार से करना है। तो जो भी आप हम सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम ले लेते हैं, थोड़ा-सा ये ईज़ी भी रखेगा कि इससे रिलेटेड रोग जो भी आपके मन में आ रहा हो, जैसे आपने कभी किसी को देखा हो, इससे रिलेटेड कोई परेशानी या रोग, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। और हम लोग उसको ब्रॉडली थोड़ा-सा इस तरह से देख लेते हैं जिससे कि थोड़ा हमें आइडिया लग जाए कि इस सिस्टम में अगर रोग आते हैं, तो वो किस प्रकार के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक हो सकता है कि भई दर्द होता है ज़्यादातर लोगों के पास, कमर दर्द से आ जाता है कोई या फिर कुछ ऐसी समस्या होती हैं कि भई पैर में दर्द है, तो वो आपको ये देखना इसके हिसाब से पड़ेगा कि हमारा वो किसकी वजह से है, हल्का-फुल्का आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा उससे। तो इसमें अगर आपके पास कुछ भी आपके मन में आ रहा हो इससे रोग रिलेटेड तो आप बता सकते हैं। नहीं तो मैं फिर आगे बता देती हूँ आपको। मैम ओके, जैसे स्पाइन में अगर प्रॉब्लम है, जैसे किसी को जी। दर्द है, कोई आया कि भई मुझे कमर में काफ़ी दर्द है या सर्वाइकल प्रॉब्लम है, हुँ। तो मैम उसके लिए फिर क्या? मैम इसका ये है कि एक तो हमें उसके पूरे देखना पड़ेगा कि अगर उसने हमने कह दिया ब्रॉडली हमसे ये कह दिया आपसे कि मेरे मुझे सर्वाइकल है, तो सर्वाइकल हाँ का हमें पूरा थोड़ा बहुत हल्का उसका डायग्नोसिस हमें देखना पड़ेगा कि क्यों मतलब उसने सर्वाइकल ही क्यों कहा है? क्या वो डायग्नोज़ हो चुका है उसकी वजह से उसका वो सर्वाइकल डायग्नोज़ हुआ है वहाँ पे? तो हम अगर श्योर हैं कि हाँ, इतना है उसका, तो हम उसके फिर उस हिसाब से उसकी हम योग की द्वारा उसको मैनेज करना बता सकते हैं। क्योंकि सर्वाइकल में क्या होता है जनरली आउटग्रोथ हो जाती है हमारे वर्टिब्रास की। बोन थोड़े से जनरली ग्रो कर जाते हैं। तो वो कंडीशन एक बार जब हो गई शरीर में, तो वापस से रिवर्स तो नहीं होगी पर मैनेज बहुत अच्छे से हो जाती है योग के द्वारा। योग के आप उसके द्वारा वो न उसको पेन किलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर और उसकी धीरे-धीरे गतिविधियाँ सब सही से हो जाती हैं। सिमिलरली अगर हम स्पाइन को लेके देखें, तो स्पाइन में हमें पता करना पड़ेगा कि उसकी वो प्रॉब्लम किस तरफ है। जैसे हमारी जो स्पाइन है, तो वो हमारे बँटे होते हैं कुछ पार्ट्स में। सर्वाइकल वाला कॉलम हो गया, फिर थोरैसिक कॉलम हो गया। ठीक है? सिमिलरली हमारा लंबर स्पाइन होता है। तो हम एग्ज़ैक्टली उसको पहले पूछ सकते हैं कि वो कहाँ पे दर्द महसूस कर रहा है। कई बार जो कमर का दर्द है, वो इस वजह से भी हो सकता है कि उसकी ग्लूटियल मसल्स टाइट हैं। तो वो हमें पहले उसके डायग्नोसिस को देखना है कि अगर उसके पास ये प्रॉब्लम है, स्पाइन से ही रिलेटेड है, तो उसके हिसाब से हम उसको सावधानी पूर्वक योग कराएँगे।
हम कोई भी ऐसा उसको आसन नहीं देंगे उसको कि जिससे उसकी ये प्रॉब्लम बढ़ जाए। उसको ऐसे ही आसन दिए जाएँगे कि जिससे कि उसकी स्पाइन की प्रॉब्लम सही रहे, उसकी बढ़े नहीं और वो मैनेज हो जाए और उसके साथ ही साथ वो थोड़ी-सी उसकी गतिविधियाँ भी होती रहे योग की, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? मैम, जी, मैम। ये भुजंगासन करने से तो रिलैक्स होगा उसमें? जी, मैम, बिल्कुल रिलैक्स होगा। भुजंगासन बहुत अच्छा रहता है उसके लिए, क्योंकि भुजंगासन का अगर हम पैथोफिज़ियोलॉजी देखें, तो जब हम भुजंगासन करते हैं, एक तो हम ऊपर इधर प्रेशर लेके हमारी रीढ़ की हड्डी बैकवर्ड की तरफ थोड़ा-सा होती है, प्लस अगर आप कभी उसको ध्यानपूर्वक कर रहे हों, तो आपको महसूस होगा कि वो आपके पीछे ग्लूटियल मसल्स में भी प्रेशर डालती है। तो जब वो प्रेशर डालती है, ये बहुत ही अच्छा आसन है, वहाँ के एरिया की मसल्स को एक्सरसाइज़ देने का। बिकॉज़ जनरली हम लोग बैठे हुए होते पोस्चर में होते हैं, हमारी वो मसल्स की वहाँ वाली मसल्स की बहुत कम एक्सरसाइज़ हो पाती है। तो भुजंग आसन बहुत अच्छा रहता है, उस पोर्शन की एक्सरसाइज़ कराने का। वो जब स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वो सपोर्ट देती हैं हमारे बैकबोन को। मैम शलभासन से भी ग्लूटियर मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। जी मैम, बिल्कुल। और शलभ आसन में आपकी जो पेट की मांसपेशियाँ हैं, वो भी बहुत सही से स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, वो भी अच्छी रहती हैं उसमें। इसी तरह से हमने हल्का देखा कि स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड भी हमारे रोग हो सकते हैं। इसमें आगे अगर हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएँ तो बहुत सारे ऐसे काफ़ी मतलब सीरियस रोग भी होते हैं इसमें। तो उनके हिसाब से भी हमें उसकी जो प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना है, तो हमें वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है। ये भी करना है कि हमें उसका ब्लड सर्कुलेशन भी बना रहे, प्लस उसका ऐसा भी ना हो कि उसके स्थिति में कोई भी दर्द बढ़े ना, मैनेज हो जाएँ उसकी कंडीशंस। ठीक है मैम? या बताइए मैम ज़्यादा? मैम जो स्पाइनल कोड में जो कोई भी डिज़ीज़ है, वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आएगी बिकॉज़ स्पाइनल कोड हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है ना? जी मैम, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड हो सकती है, प्लस ये भी हो सकता है कई बार क्या होता है कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं, बहुत सारे योगासन करने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं लोग व्यक्ति और सीधे से जंप कर जाते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम बहुत ही एडवांस आसन कर लें। तो स्पाइन के साथ कुछ इंजरीज़ भी हो सकती हैं, हुँ। कि अगर आपने गलत वगैरह पोस्चर लिया हुआ है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाए। कई बार हम लोग बैठते हैं तो इस तरीके से बैठ गए तो स्पाइन का क्या हुआ, हमारी जो वर्टिब्रास हैं उनके बीच में भी हमारे गैप होता है, उसमें फ्लूइड होता है, तो वो फ्लूइड हमारा लीक कर जाता है, तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। तो मैम L1, L2 जो बोलते हैं बहुत बार, अभी जी जैसे मैम, ऑफ़िस में बहुत लोग डिस्कस करते हैं, तो फिर वो जी। हमारी कौन-सी बॉडी का पार्ट में आएगा? ये हमारी लंबर स्पाइन है मैम। अच्छा। ओके, लंबर स्पाइन में हमारे ये जो वर्टिब्रास होते हैं, तो इनका नंबरिंग करी जाती है। तो ये हमारे डायग्नोसिस के लिए बहुत सही रहता है फिर। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि हमारी जो कितनी वर्टिब्रास हैं वहाँ पे स्पाइन में और वो किस तरीके से कितने हमारे थोरैसिक में हैं, कितने लंबर में हैं हमारे। ठीक है? तो इसके हिसाब से फिर हम उन ये इसलिए करा जाता है कि नंबरिंग एक तो कि डायग्नोसिस हमारा आसान हो जाता है, प्लस हमारी जो उनकी बनावट है, उसके हिसाब से वो बाँटी गई हैं। उनकी जो बनावट है हमारे वर्टिब्रास की, उसके हिसाब से उनको अलग-अलग सेक्शन में बाँट दिया गया है। जिससे कि हमारी उसकी स्टडी भी ईज़ी हो जाती है और हमारे उसका जो डायग्नोस है या उसके आगे की मैनेजमेंट करने की जो भी चीज़ें हैं, वो आसानी से हो जाती हैं। मैम, कोई जी, ऐसा ड्रॉ ड्रॉ पिक्चर या कुछ ऐसा होता जो हम लोग देख पाते तो बहुत ईज़िली वो हो पाता? बिल्कुल मैम, मैं आपके लिए स्केलेटल सिस्टम के लिए मैं निकाल के लेकर आती हूँ अभी, तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। हाँ, हाँ। ठीक है मैम? अच्छा चलिए अब हम मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको कभी देखने को मिली हो या कुछ आपने कुछ आइडिया हो तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो ब्रॉडली हम उसका आइडिया हो जाएगा। मैम ये मसल स्पाज़्म क्या हुआ? मतलब सारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो गया वहाँ पे? स्पैज़्म हाँ मैम ये कह सकते हैं और या फिर कुछ
कभी-कभी बहुत जल्दी से पुल कर लिया या कुछ भारी वज़न उठा लिया पूरी तरीके से, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, उस वज़ह से हो सकता है। मसल्स में एक सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि शॉर्टनेस हो गई है, यूज़ नहीं करा गया उस एरिया को। कई बार क्या होता है कि आपके पास कोई योग के लिए आया और उन्होंने मतलब पूरे टाइम वो चेयर वाला काम है उनका बैठने का, आप चाह रहे हैं वो नीचे बैठ के कपालभाति करें और वो बैठ ही नहीं पा रहे हैं सुखासन में। तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है उनकी? क्योंकि उनकी मसल्स तो हो गई हैं शॉर्ट, उनमें इलास्टिसिटी रही ही नहीं, वो जो नीचे बैठने के लिए हैमस्ट्रिंग्स का यूज़ होता था, वो सब चीज़ें मसल्स हमारी शॉर्ट हो गई हैं। तो उसके पहले आपको उनकी मसल्स पे वर्क करना पड़ेगा थोड़ा-सा। उनकी इलास्टिसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो आसानी से फिर नीचे बैठ पाएँगे सुखासन में। अगर हम एकदम से उनको कह देंगे कि नहीं आपको तो भई बैठना ही है, क्योंकि योग में तो यही पोस्चर बताया गया है, तो वहाँ पे हमारा स्पाज़म वाली प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है? चलिए, अब हम आगे देखते हैं ब्रॉड वे में कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं हमारे। नर्वस सिस्टम में हमने देखा था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। एक तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। एक इसके अलावा होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो नर्व्स के द्वारा बना हुआ होता है। इसमें भी हमारे 2 भाग होते हैं। उन 2 भागों को हम पढ़ेंगे आगे और अभी जो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा-सा उसका इंट्रोडक्शन में एक सिम्पैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें हमेशा एक्टिव रखने की उसमें रहता है। हम अलर्ट रहते हैं, हम कुछ गतिविधि कर पाते हैं तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की द्वारा कर पाते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारे शरीर को शांत करने के लिए सहायता देता है। तो ये हमारे दोनों सिस्टम बैलेंस रहते हैं, तो हमारा शरीर, मन सब बैलेंस्ड रहता है। इनमें अगर कुछ थोड़ा-सा भी डिस्टर्बेंस आता है, तो वहीं से हमारी परेशानियाँ शुरू होती हैं। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक भयंकर बीमारी है मिस्थेनिया ग्रेविस, जिसको कहते हैं कि वो मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। तो वो नर्व्स और मसल्स दोनों के मतलब वहाँ पे जब होती है प्रॉब्लम, तब ये प्रॉब्लम आ जाती है कि व्यक्ति का अपने मसल्स और अपने नर्व्स का संतुलन बिगड़ जाता है। नर्वस सिस्टम का अगर बिगड़ गया है आप पैरासिम्पैथेटिक या सिम्पैथेटिक सिस्टम की डिस्टर्बेंस हो गई है, तो परेशानियाँ हमारी वहाँ से शुरू होती हैं। यहाँ पे हम इस लेवल पे अपने इतना ही इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, आगे हम लोग पढ़ते जाएँगे तो और उसकी डेप्थ में जाएँगे। चलिए, तब हम आगे देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है हमारा। इसमें अक्सर आपने जो ग्लैंड्स और हार्मोन्स के नाम भी सुने हुए होंगे। जैसे एक डायबिटीज़ का हम देखते हैं तो इंसुलिन का नाम हमें अक्सर सुनने में आ जाता है। तो ये भी एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज़ के द्वारा बनाया जाता है और वहाँ से सिक्रीट होता है। तो पैनक्रियाज़ में जो सेल्स होते हैं, उनमें अगर गड़बड़ी आ गई, वहाँ से इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, किसी वजह से। तो यहाँ पे जब हम कल ऑटो इम्यून वाले डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है, वो भी एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जहाँ पे वो इंसुलिन बनाने वाले जो हमारे जो रिलीज़ करने वाले सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। स्वयं, शरीर स्वयं ही नष्ट कर देता है, किसी कारणवश। वो कभी-कभी दवा वगैरह के प्रभाव से भी हो सकता है या फिर कुछ आप हमारे अपने कारण जो होते हैं, उनके द्वारा भी हो सकता है। जैसे कुछ एंटीजेन्स हमारे बाहरी होते हैं, कुछ एंटीजेन्स हमारे शरीर में भी हो रहे होते हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, ये सब हमारे क्या हैं? ये भी तो टॉक्सिन्स क्रिएट करने वाले एंटीजेन्स हमारे शरीर के अंदर ही हम बना रहे हैं मन के द्वारा। तो जब मन में ऐसे विचार आ जाते हैं तो हमारे टॉक्सिन्स रिलीज होने लगते हैं और ये हमारे डिसऑर्डर्स का फिर आगे चल के रूप ले लेते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है हमारा, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, वो वाला इशू यहाँ पे आ सकता है। फिर हार्ट से रिलेटेड समस्याएं, वो भी हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आ सकती हैं। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर हमारा क्या है, वैसे तो 120/80 रहना चाहिए नॉर्मल, मगर जब कुछ भी उसमें अगर हाई की तरफ चला गया, ज्यादा हो गया, तो वो हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है। उसके द्वारा
बहुत ज़्यादा शरीर को हानि पहुँचती है। तो ये किस वजह से होता है, ये भी हमारे कुछ तो ये से रिलेटेड भी है कि मन में अगर स्ट्रेस आ रहा है, तो वो फिज़िकल पे जाएगा या फिर फिज़िकल की बातें कुछ अगर हो रही हैं, हम कुछ गलत खान-पान कर रहे हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इस तरीके का हमारा रहन-सहन है कि खा रहे हैं मगर कुछ भी हमारी ऐसी एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं कर रहे हैं, खा-खूब अच्छे से रहे हैं, तो भी हमारे ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला डिसऑर्डर तो हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है, कि शरीर अपने ही अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर लेता है, अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं गलत। तो यहाँ पे हमारे जो लंग्स हैं, वहाँ पे हमारा फंक्शनिंग खराब हो सकती है किसी वजह से। तो इसमें जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें जैसे सीओपीडी है और भी हो सकते हैं। जब कोविड का हुई थी समस्या, तो वहाँ पे लंग्स की बिल्कुल ही ब्लॉकेज हो गई थी, हाइपोक्सिया की सिचुएशन आ गई थी लोगों में, क्योंकि ऑक्सीजन जो ले रहे थे वो श्वसन वहाँ पे बिल्कुल ब्लॉकेज हो गया था, तो ऑक्सीजन अंदर जा ही नहीं रहा था। यहाँ पे हम एक कंडीशन देख सकते हैं अस्थमा की भी, जहाँ पे वो इतने नैरो हो जाते हैं जो हमारे ट्यूब्स हैं, जहाँ के द्वारा हमारी ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, तो वो इतने नैरो हो जाते हैं कि वहाँ से हमारी श्वसन प्रक्रिया पूरी तरीके से सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। मैम ब्रोंकाइटिस बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगी तो भी ये प्रॉब्लम बन जाती है हमको, जी मैम, अगर हम लंग्स को इसकी जो ज़्यादा। संरचना देखते हैं जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो हम पाते हैं कि नॉस्ट्रिल से पहले जब साँस ली, फिर हमारा ट्रैकिया में गई, फिर हमारे जो ये विभाजन हो जाता है 2 लंग्स की तरफ, ब्रोंकाई होते हैं 2, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फिर हमारे छोटे-छोटे सैक्स होते हैं, हवा से भरे हुए जिनको एल्वियोली बोलते हैं हम। तो वहाँ पे जाके वो बिल्कुल छोटे-छोटे उसमें होते हैं, वहाँ पे जाके हमारी ऑक्सीजन का इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होता है। तो वो उस वहाँ तक की जो पैसेज है, वहाँ पे कहीं पे भी कुछ ब्लॉकेज आ गया हमारा, तो वो हमारे श्वसन प्रणाली को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका योग प्राणायाम है। तो जब हमारे पास कोई व्यक्ति ऐसे आता है तो अब मगर ये भी हमें ध्यान में रखना है, कोई वो बहुत समस्या में है, ब्लॉकेज हो रहा है उसका और हम उससे कह दें कि आप भैया कुंभक लगा के बैठ जाइए या भस्त्रिका करने बैठ जाइए, तो हमें इसका ध्यान रखना है। हमें उसकी श्वसन तंत्र को धीरे-धीरे मजबूत बनाना है और फिर उसके लेवल को बढ़ाते जाना है। तो जब हमने थोड़ा-सा देख लिया है ब्रॉडली इन चीज़ों को, तो हम जो भी हमारे पास समस्या लेके आएगा तो हम उसका उस हिसाब से योग का मैनेजमेंट उसको बता सकते हैं। ओके, बताइए मैम? मैम जो एज़मा होता है उसमें जैसे कोई बहुत लॉन्ग टाइम से प्राणायाम वगैरह सब कुछ कर रहा है, स्टिल उनको पंप लेने की रिक्वायरमेंट हो जाती है। जी तो मैम। मीन्स कि लॉन्ग टाइम इफ दे आर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ ऑल द प्राणायाम एंड ऑल द थिंग्स, स्टिल फिर भी पंप उनका जब सीवियर कंडीशन आती है तो दे हैव टू इनटेक द पंप, तो फिर कैसे वो क्योर होगा? मैम कुछ ऐसे हैं प्रॉब्लम्स जिनका हम क्योर नहीं कर पाते हैं, जिनको हम मैनेज कर पाते हैं। तो अस्थमा भी हमारा उन तरीके के डिज़ीज़ में आता है। ये साइकोसोमैटिक डिज़ीज़ कहा जाता है, क्योंकि इसका रिलेशन सिर्फ़ फ़िज़िकल नहीं है, ये हमारे कहीं न कहीं बहुत गहराई में कुछ कारणों से पनपा हुआ रोग है। तो ये मन से रिलेटेड भी है हमारा। तो ये उन रोगों में आ गया। इसलिए हम इसको मैनेज कर सकते हैं अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से हो सकता है योग के द्वारा। मैम मतलब बिल्कुल आप सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। मैम मैम मुझे 23 इयर्स पहले बहुत सीवियर ब्रोंकाइटिस होता था। मैं पंप लेती थी। थोड़ा क्लाइमेटिकल कंडीशंस भी थी और स्ट्रेस भी था। उस टाइम से मैंने अनुलोम-विलोम करना शुरू करा। धीरे-धीरे करती ऑन एंड ऑफ चलता रहा। अब सिचुएशन ये है जैसे ये मार्च वाला जब सीज़न चेंज होता है तब वो पॉलीगन्स उनसे थोड़ा-सा होता है। तो अब बहुत रेयर होता है मुझे कभी पंप लेना पड़े और एक अक्टूबर वाला सीज़न होता है। जी, इसमें रेयर मतलब काफ़ी कंट्रोल हो गया
इवन दिवाली की सफाई भी मैं कपड़े बाँध के वो पहन के कर लेती हूँ एक बार तो। मतलब सिर्फ़ यो अनुलोम-विलोम से बहुत फ़र्क पड़ा। मतलब मैम अब तो अनुलोम-विलोम बहुत ही अच्छा है बहुत प्राणायाम। मतलब उससे क्या है कि हमारे जो अभी हम बात कर रहे थे सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बिल्कुल, सिस्टम, ये दोनों को बैलेंस कर देता है। तो जब ये बैलेंस हो जाते हैं तो हमारा शरीर, मन, आत्मा ये पूरा एक बैलेंस में चलने लगता है। तो जब हमारे सभी चीज़ों का एक वो बन गया, संतुलन बन गया, तो हम फिर सही हैं। हम अब जैसे मुझे मेरी बड़ी डॉटर है, उसने मुझे हमेशा नेबुलाइज़ करते हुए इस सीज़न में सारे टाइम सुबह-शाम भागते हुए, नेबुलाइज़ करते हुए, मेडिसिन्स खाते हुए देखा। अब वो जैसे बोलती कि अब आप पूरे सीज़न इतने हम सब बीमार होते हैं, लेकिन आप आइसक्रीम भी खा लोगी तो भी कुछ नहीं होगा। मम्मा ये बहुत बड़ा चेंज है। और मैम इसलिए मेरी इच्छा जागी, मेरी मदर को ब्रोंकाइटिस था और वो डायरिफ्लिन के इंजेक्शन लेती थी वेन्स में। तो तब जाके उनके शांत होता था, बहुत बुरी सिचुएशन तो मुझे ये था कि तब मैंने फर्स्ट टाइम तब ये रामदेव बाबा आए थे मतलब इन्हीं का उसी टाइम ज़्यादा प्रचार हुआ था कि भई अलोम-विलोम, सिर्फ़ एक अलोम-विलोम और एक कपालभाति आती थी। कहीं देखा, कहीं सुना, ठीक है, वो थोड़ा बहुत जो आया। अब जी, इसलिए इतने सालों बाद लगा कि पूरे अच्छे से सीख लूँगी, जैसे मुझे कई चीज़ों में योगा से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो बिल्कुल। एटलीस्ट औरों को भी वो फ़ायदा मिलना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है ब मैम क्योंकि योग है ही ऐसा कि आप एक बार इसको अपनाते हैं जीवन में तो लगता है और आपको फ़ायदा जब होता है तो आपको लगता है कि अब ये हमें सबको और ये भावना जब आ जाती है आपकी जैसी आ गई कि सबको आपको ये बेनिफिट बताना है, भेजना है, देना है उनको भी बता के, तो ये भावना ही जो अब हमारी जागृत हो गई, तो वो देवत्व तो प्रभुत्व तो जग ही गया ना हमारे में, पॉज़िटिविटी तो जग गई, तो आधी बीमारी हमारी तभी दूर हो गई। वैसे थी। तो ये सोच ही बदल देता है योग और जब हम वैसे अगर आप ट्रीट करिए तो फिज़िकल लेवल पे आप ट्रीट करते रहिए किसी चीज़ को, तो वहाँ पे हम सिर्फ़ फिज़िकली उसको देख रहे हैं ना, जबकि शरीर तो पूरी तरीके से एक मतलब वह है सब चीज़ों का। मैम और हमारा हम एलोपैथिक जाते हैं तो वो सिर्फ़ एंटी एलर्जिक्स दे देंगे, तो उससे क्या होता है वो चीज़ सप्रेस्ड हो गई। सप्रेस एंड होती है। बिल्कुल और वो चलो आपको ब्रोंकाइटिस में ओके हो गया, आपको स्किन में एलर्जी देगा। कहीं न कहीं वो सप्रेस होके कहीं न कहीं उसके इफ़ेक्ट्स बिल्कुल, आएँगे ही आएँगे। बिल्कुल। बेटर है जैसे मतलब बहुत आधा-अधूरा ज्ञान था। मुझे आज भी पूरा ज्ञान नहीं है, मैं ये मानती हूँ। मुझे आज भी कुछ नहीं आता इसलिए मैं आई हूँ सीखने। तो बहुत आधे-अधूरे में बस हाँ, विश्वास था कि हाँ, ये बैठ के करूँगी, फ़र्क जी, पड़ेगा और मोटी नहीं होंगी, पतली रहूँगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेडीज़ के लिए कि नहीं अपने आप को मेंटेन रखना है। बहुत सारी चीज़ें करते-करते बिल बट हाँ, बहुत पॉज़िटिव और बहुत अच्छा लगता है। बहुत बिल थोड़ा टाइम निकाल पाती हूँ, बच्चे बड़े हो जाते हैं, भागते रहो इनके पीछे लेकिन हाँ, अच्छा लगता हम अपने को समय देना ज़रूरी है। हम खुद को भी तो इम्पोर्टेंस दें ना, सभी चीज़ों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। अपने घर को, परिवार को, पूरा बच्चों को, सभी चीज़ों को देते तो हमें अपने को भी समय देना ही है। और जैसा आप एजुकेशन के लिए कह रहे हैं तो योग अनंत है, मैं तो ये कहूँगी। हम सभी विद्यार्थी हैं और पढ़ रहे हैं और आगे और पढ़ने की इच्छा है, इसीलिए इस पथ पे चलते जा रहे हैं। तो इसी में हम आगे देखते हैं हमने रेस्पिरेटरी देख लिया, अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पे हमें बहुत सारी बीमारियाँ दिख जाती हैं, क्योंकि अधिकतर हम क्या करते हैं हमारे मतलब हमने सभी का है कि स्वाद के पीछे हम लोगों का बहुत ज़्यादा रहता है, कि भोजन स्वादिष्ट हो, अच्छा हो, भई सुंदर लगे और वैसे होना भी चाहिए क्योंकि टेस्ट बड्स हमें दिए हैं भगवान ने। तो इसीलिए दिए हैं। मगर कुछ हमें इंद्रियों पे संयम रखना चाहिए, यहाँ पे ये बात भी आती है। तो उसके द्वारा अगर हम भोजन का ग्रहण करें तो वो सही रहेगा, मगर वो अक्सर नहीं होता, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इंडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, हार्ट बर्न हो जाता है। तो ये सब जो कॉमन कॉमन प्रॉब्लम है हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड दिख जाती हैं। तो ऐसी कोई समस्या के साथ अगर कोई आता है या फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा ऐसा मतलब भूख ही नहीं लगती, कुछ लोग होते हैं उनके डाइजेस्टिव जूसेस ही नहीं बन रहे हैं, वो भूख ही को समझ ही नहीं पा रहे हैं, भूख की कोई सेंसेशन ही नहीं हो रही। अब इतना पाचन क्रिया खराब हो चुकी है कि वो उसमें नहीं एसिडिटी का जो था वो एसिड सिक्रीशन का टाइम उस समय उन्होंने खाना ही नहीं खाया ठीक से, तो वो
भूख का काले निकल गया उनका, मतलब जब भूख लग रही थी और फिर उनकी भूख फिर धीरे-धीरे मरने लगती है। तो ये सारे इश्यूज़ जब आते हैं तो सबसे पहले हमें दिनचर्या पे अपने वर्क करने वाली सिचुएशन होती है कि हमें एक निर्धारित समय पर भोजन करना है। आप देखते होंगे कि जैसे आप कोई मतलब एक टाइम बना लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने दोपहर का भोजन 12 बजे या 1 बजे का कोई भी टाइम है आपका, तो अगर आप जब भी अगले दिन भी होंगे, 2 मतलब कुछ दिनों तक आपने ऐसा किया तो उस समय आपको ज़रूर भूख लगेगी। उस समय आपका मन करेगा कि अब हम मुझे भोजन मिल जाए, चाहे आप कहीं बाहर हों, चाहे कुछ कार्य कर रहे हों, तो वो क्या होता है कि माइंड आपका उसी समय उसके हिसाब से आपके हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है और बाकी एंजाइम्स हैं, उनका सिक्रीशन शुरू कर देता है स्टमक में, कि भई अब तो भोजन आने वाला है, तो अब ये ज़रूरी है क्योंकि भोजन पचाने भी ज़रूरी है। तो भोजन पचाने के लिए वो सिक्रीशंस हो जाते हैं वहाँ पे और हमें भूख का एहसास होता है फिर। और उस समय अगर हम भोजन नहीं करें, मान लीजिए उसको स्किप कर दें या कुछ अपनी मीटिंग में चले गए या कुछ हमारे कुछ ज़रूरी कार्य हैं करने वाले, तो वो धीरे-धीरे हमारी पाचन क्रिया को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर सही करना है, तो सबसे पहले हमारे अपने दिनचर्या पे वर्क करना चाहिए। उससे हमारी काफ़ी हद तक सिचुएशन सँभल जाती है। और बाकी हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ठीक करना है तो अपने ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करके हो जाता है। कई सारे हमारे ऐसे योग में आसन्स भी बने हुए हैं। सबसे कॉमन हमारा वज्रासन ही है कि खाना खाने के बाद भी जिसे किया जा सकता है और जो हमारे पाचन प्रणाली को सही करने में बहुत मदद करता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ से रिलेटेड हमारे रोग हो सकते हैं कि हमारी किडनीज़ फ़िल्टर ठीक से नहीं कर रही हैं। हम जीएफआर रेट देखते हैं, ग्लोमेरुलर फ़िल्टरेशन रेट, तो वो हमारा सही नहीं है। वहाँ पे हमारे किडनी में स्टोन बन गया है। ये सब समस्याएँ यहाँ पे हो सकती हैं। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं हो रहा है सही से, उसकी समस्या हो सकती है। अच्छा, ये जो हमने किडनी का स्टोन का देखा तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक्सेस ऑफ कैल्शियम डिपॉज़िट हो जाता है बॉडी में। तो जहाँ पे वो नहीं निकल पाया हमारा कैल्शियम, तो वो वहाँ पे डिपॉज़िट होने लगता है और स्टोन का समस्या आ जाती है। तो ये कैल्शियम की डिपॉज़िशन क्यों हो जाती है बॉडी में? हम जब एक्सेस कैल्शियम ले रहे हैं और एब्ज़ॉर्ब हो नहीं रहा है वो बॉडी में हमारे, तो इस वज़ह से हो जाती है। तो इसके लिए और हमें क्या करना है, जब हमें कैल्शियम अगर हम ले रहे हैं, कुछ आर्टिफ़िशियल उससे भी ले रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि हम उसके लिए अवशोषण के लिए धूप में ज़रूर बैठें। तो उससे हमें प्राकृतिक तरीके से विटामिन डी मिल जाएगा। जब वो मिल जाता है तो हमारा शरीर जो है उस कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करने लगता है। इसकी एक वजह और भी हो सकती है जो हम आगे देखेंगे पढ़ाई में अपनी, कि हमारे जो एक ग्लैंड होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड, तो वो भी हमारे शरीर में कैल्शियम की जो सीमा है उसको निर्धारित करता है। तो जब उस ग्लैंड में भी खराबी आ जाती है, कुछ परेशानी आ जाती है, तो भी हमारा शरीर कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब नहीं करता है और हमारे शरीर में बराबर उसकी कमी बनी रहती है। हम गोली लेते हैं तब तक ठीक रहते हैं, फिर उसके बाद हम टेस्ट कराते हैं, फिर हमारा कैल्शियम कम आता है। तो 2-3 कारण इसके हो सकते हैं। बेहतर होगा कि हम उसको प्राकृतिक तरीके से सही करें, अपनी डाइट को देखें और धूप का भी सेवन ज़रूर करें और प्लस अपनी शारीरिक गतिविधि में सही सक्रिय रहें। निष्क्रियता ना आने दें हम अपने आप में। तो ये हमने ब्रॉडली थोड़े से डिज़ीज़ेज़ को देख लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिज़ीज़ेज़ होते हैं, मगर हम अभी कुछ डिज़ीज़ेज़ को देखेंगे जिससे कि हम अपने योग के जो हम वेलनेस के बनने वाले हैं, हम योग के जो हमारे आए सीखने के लिए, तो हम उनका थोड़ा डायग्नोसिस करके उनको योग के द्वारा उसको मैनेज करना बता सकें। ये हमारे विभिन्न सिस्टम्स के हैं, एक डायग्राम है और जैसा आपने कहा है स्केलेटन और उसका सिस्टम का, मैं उसका डायग्राम आपको अभी बता देती हूँ। चलिए, उससे पहले हम ग्लैंड्स देख लेते हैं। हमने एंडोक्राइन सिस्टम देखा था अभी-अभी। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, ब्लड में हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करता है। 2 तरीके के हमारे ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो यहाँ पे हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ही लिया है, जिनके द्वारा हॉर्मोन्स का सिक्रीशन डायरेक्टली हमारे ब्लड में होता है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड हमारे शरीर का है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है शरीर का,
क्योंकि ये सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। उनके द्वारा क्या हार्मोन का सिक्रीशन होना है, कितना होना है, ये सभी ग्लैंड को निर्देश भी करता है और कंट्रोल करता है। इसके द्वारा ग्रोथ हार्मोन का रेगुलेशन होता है, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन होता है और रिप्रोडक्शन का रेगुलेशन होता है। तो जितने हार्मोन्स हमारे रिप्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच, विभिन्न प्रकार के जो भी हार्मोन्स हैं वो यहाँ से ही का स्राव होता है। इसी तरीके से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका भी जो भी सिक्रीशन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। तो ये हमारा मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। आगे हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड। तो जो थायराइड ग्लैंड है ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। हमने सुना है कंडीशन हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, शायद आपने सुना हो किसी को होती हुई है कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है कुछ ये हाइपो में तो कम सिक्रीशन हो रहा है और हाइपर में ज्यादा हो रहा है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है, उसमें लिथार्जिकनेस आ जाती है और उसमें जो थायराइड का सिक्रीशन है वो कम मात्रा में हो रहा है, जिसके कारण ये सब होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म इसके विपरीत है। इसमें थायराइड ग्लैंड से इतना ज्यादा थायराइड हार्मोन निकल रहा है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहता है, उसकी हार्ट बीट हमेशा इंक्रीज्ड रहती है, उसका मेटाबॉलिज्म हमेशा बहुत फास्ट रहता है, उसको भूख बहुत लगती रहती है, फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ता है। तो ये सब हमारे थायराइड ग्लैंड की गड़बड़ी से होता है। ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है और वृद्धि का नियंत्रण करता है। फिर हमने अभी डिस्कस किया था जैसे पैराथायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के साथ ही हमारा एक दूसरा ग्लैंड है जिसको बोलते हैं हम पैराथायराइड ग्लैंड। यहाँ से हमारे दो हार्मोन्स निकलते हैं, पैराथायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन, जो हमारे शरीर में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखते हैं। ना तो कैल्शियम का लेवल एक्सेस होने देते हैं ना कम होने देते हैं। तो जब भी हमारा कम हो रहा है लेवल तो उसको बढ़ाने के लिए वो सिक्रीशन हो जाता है, अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको कम करने के लिए सिक्रीशन हो जाता है, उसको यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो जब ये ग्लैंड हमारा सही कार्य करता है तो हमें कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होती है शरीर में। नेक्स्ट हमारा आता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड हमारी किडनीज के पास होते हैं। ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करते हैं, एड्रीनलिन एंड कॉर्टिसोल। जब जैसा हमने कल डिस्कस किया था, जो ये तनाव के हार्मोन्स हैं। जब भी हम कोई सिचुएशन हम ऐसे ही देखते हैं, स्ट्रेस है, हमें किसी चीज की कोई परेशानी है, एकदम से हमें कोई चिंता आ गई हमारे पास, हमने कोई ऐसी न्यूज सुनी कुछ वजह से, तो हमारा शरीर उसको हमें प्रिपेयर कर देता है, एकदम से उसको लड़ने के लिए तैयार कर देता है। तो हमारी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है, हमारी खून जो है का सर्कुलेशन जो हो रहा है वो बहुत तेजी से होने लगता है। तो ये सब किस वजह से होता है कि हमारे ब्लड में वो हार्मोन्स ब्रेन के सिग्नल के द्वारा रिलीज हो गए हैं। लगातार अगर ये सिचुएशन बनी रहती है तो ये आगे चल के हाई ब्लड प्रेशर का भी रूप ले सकती है, क्योंकि लगातार हमारा हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ है, लगातार हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से भाग रहा है, ब्लड पल्स रेट इंक्रीज है और हम हमेशा स्ट्रेस में है, तो ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर का भी कारण बन सकता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा शांति की तरफ जाते हुए हमें प्राणायाम, योग और प्राणायाम के द्वारा खुद को शांत रख सकते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आया है जिसके पास ऐसी कोई समस्या हमें दिख रही है, तो उसका इजी इलाज है योग प्राणायाम के द्वारा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें हमारा पैनक्रियास। तो पैनक्रियास से हमारे जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो बेसिकली इंसुलिन रिलीज होता है और ग्लूकागोन। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन और ग्लूकागोन बनाती है। तो यहाँ पे आइसोलेट ऑफ पैनक्रियास होते हैं, जो जहाँ पे सेल्स होते हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स हमारा ग्लूकागोन बनाते हैं
वो हार्मोन रिलीज करते हैं। अब ग्लूकागोन का क्या फंक्शन है? भाई लीवर में जब हमारा एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हमने इनटेक किया या कुछ भी हमारे पास खाना ज़्यादा है, तो हमारा लिवर में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है एज अ रिजर्व। अब जब यहाँ से ग्लूकागोन जब हमारी बॉडी में रक्त शर्करा कम हो गया, सपोज आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आपको कोई कहीं पे आप बाहर निकले हुए हैं या आपकी फास्ट है आपका, तो आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ, तो उस वजह से क्या होगा कि आपका एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है। तो वो कभी कम नहीं होता, क्योंकि हमारे जो ग्लाइकोजन का रिजर्व है लिवर में, ये अल्फा सेल्स जो पैनक्रियास के हैं जो ग्लूकागोन बनाते हैं, ये ग्लूकागोन ग्लाइकोजन पे एक्ट करता है और ब्लड में ग्लूकोज रिलीज कर देता है। हमें ऐसा एहसास ही नहीं होता कि हमें एनर्जी की कमी होती है। तो ये सब तब हो रहा है जब हमारी सब चीजें सही चल रही हैं, तब हम बिल्कुल कोई एनर्जी हमें कम नहीं लगती कि अगर हमने खाना समय पे नहीं भी खाया किसी वजह से। सिमिलरली हमारे बीटा सेल्स इंसुलिन का निर्माण करते हैं। बीटा सेल्स पैनक्रियास के इंसुलिन का निर्माण करते हैं, जिसके कारण जब हमारा जो ग्लूकोज है वो सेल्स में चला जाता है और ब्लड में नहीं ट्रांसपोर्ट करता रहता है। जब ये इंसुलिन डिस्ट्रॉय हो गए किसी वजह से या ये कार्यरत नहीं है किसी वजह से, ये ठीक से सुचारू रूप से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं बीटा सेल्स, तो इंसुलिन का निर्माण ठीक से नहीं हो रहा और ब्लड में हमारा जो ग्लूकोज है वो सर्कुलेट कर रहा है, जिसके कारण हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है और जब हम टेस्ट कराते हैं तो वो हाई आता है, जिसको हम डायबिटीज की सिचुएशन कहते हैं। इनका अगर हम रेगुलेशन करना चाहे, मैनेजमेंट करना चाहे इस चीज का, तो सबसे अच्छा है व्यक्ति को शांत करा देना, उसके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करा देना। तो उसके जो हार्मोन्स हैं बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स सही से वर्क करने लगेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से हम इनको मैनेज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम ओवरीज को। तो ओवरीज में हमारा मुख्यतः ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल और रिप्रोडक्शन को मैनेज करते हैं, नियंत्रित करते हैं। सिमिलरली हम मेल्स में देखते हैं टेस्टोस्टेरोन का निर्माण। यहाँ पे गड़बड़ी आ जाए तो उनके उस लक्षणों के जो पुरुष लक्षण है उसमें गड़बड़ी आ जाती है। ज्यादा निर्माण हो जाए तो बहुत एंगर वाली मानसिकता आ जाती है उनमें। आगे हम देखते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के द्वारा मेलेटोनिन का सिक्रीशन होता है। मेलेटोनिन जो है हमारी स्लीप और वेक साइकिल को नियंत्रित करता है, जिसके द्वारा हम सोने जागने को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है वो हमारा पीनियल ग्लैंड के द्वारा होता है। मेलेटोनिन की सबसे बड़ी खासियत है कि जब ये रिलीज होता है तो उस समय आपकी आंखें जो होती हैं वो अंधेरे में रिलीज होता है ये। और जैसे ही अगर आप मतलब सो रहे हैं, मान लीजिए आप बीच रात में उठते हैं और लाइट वाइट जलाते हैं, तो मेलेटोनिन का सिक्रीशन वहीं पे स्टॉप हो जाता है, तो आपकी वो साइकिल वहीं पे ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम पहले के जब होता था कि रात में सो जाते थे टाइम से हम लोग, सुबह उठते थे जल्दी, तो वो हमारे मेलेटोनिन का सिक्रीशन को सही रखता था और स्वस्थ रखता था हमें। ठीक है, अब नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। अब हमारा नेक्स्ट है इसमें थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इम्यून सिस्टम में हमारे इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ टी सेल्स। यहाँ पे कुछ सेल्स का निर्माण होता है, जिस प्रकार हम देखते हैं कि ब्लड सेल्स में WBCs होते हैं, तो इसी प्रकार के जो WBCs जो होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी के लिए कार्य करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको बोला जाता है। इसी तरीके से थाइमस ग्लैंड में भी हमारे कुछ सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होते हैं, जब भी कोई वायरस का अटैक हमारे शरीर में अंदर घुसता है, तो वहीं पे ये तुरंत अलर्ट हो जाते हैं हमारे वॉरियर्स की तरह और एंटीबॉडीज का हमारे शरीर में निर्माण शुरू कर देते हैं। ये कुछ ग्लैंड्स हमने अभी देखे हैं, तो ये ब्रॉडली हमने कुछ ग्लैंड्स को देखा है।
कि ये किस तरीके से हमारे शरीर में होते हैं, कौन-कौन से ग्लैंड्स क्या-क्या निर्माण करते हैं, ये हमने अभी इनको थोड़ा-सा देख लिया है। अगर कुछ इसमें रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट लग रहा हो, तो अभी आप पूछ लीजिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया हमारा, यहाँ पे थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल ग्लैंड हमारे किडनीज़ के पास लोकेटेड है, पैनक्रियाज़ हो गए हमारे, ओवरीज़, टेस्टिस, पीनियल ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड। ये हम ग्लैंड्स देखे अभी। जी मैम बताइए। मैम एग्जाम में इतना ही आएगा या इसका हमें बहुत डेप्थ में इन डेप्थ पढ़ना है, और या ये मोर देन इनफ है? मेरे ख्याल से ये मोर देन इनफ है, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्ट है आपका, तो पढ़ सकते नहीं, लाइक जैसे आपने जैसे कुछ हार्मोन्स के नेम बताए हैं, लाइक जैसे अल्फा बीटा सेल्स, ये कुछ बताया, तो हमें इन डेप्थ इसको और अभी समझना है, या ये जितना है इसको अगर हम रिवाइज करेंगे तो मोर देन इनफ है? मैम आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ये सही इतना ही है, और अगर हम चाहें तो मतलब अपने नॉलेज के लिए हम पढ़ सकते हैं। अगर अभी जैसे हम जो कर रहे हैं कोर्स YCB का, उसके लिए ये पर्याप्त है इतनी नॉलेज। ठीक है, इससे क्या होगा, बस हमने इसलिए जाना है इन चीज़ों का, इनका उद्देश्य जानने का ये है कि हम एक वेलनेस इंस्ट्रक्टर बनने वाले हैं। तो वेलनेस इंस्ट्रक्टर के लिए हमारे पास जैसे कोई भी हमारे पास क्लाइंट आएँगे, कुछ योग सीखने के लिए जो लोग आएँगे, तो आप उनको अच्छे से गाइड कर पाएँगे कि आपकी जो समस्या है उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं योग के द्वारा, या ठीक कर सकते हैं योग के द्वारा। तो एक आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा उनकी अपने शरीर के बारे में जान के कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन से सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे वो कोई भी आएगा आपके पास, तो वो सिस्टम नहीं बताएगा कि मेरे को इस सिस्टम में प्रॉब्लम है, वो आप खुद ही समझ जाएँगे। जब वो अपनी समस्या बताएगा, अच्छा ये समस्या है, तो फिर यानी कि इनके इस सिस्टम में कुछ दिक्कत है। ठीक है? तो इसलिए ये का उद्देश्य रहा है, ये जानने का। चलिए हम आगे थोड़ा-सा और इसके बारे में देख लेते हैं। मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमने अभी तक जो पढ़ा है उसका थोड़ा-सा एक ब्रीफ है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने सेल देखा था, कोशिका, जिसके द्वारा हमारे शरीर का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं कई प्रकार की हो सकती हैं हमारे शरीर में भी, और जो सिमिलर टाइप के सेल्स होते हैं, वो जब ग्रुप होते हैं तो वो मिलके बनाते हैं एक टिश्यू। The smallest living unit of the body is the cell, like a brick in a house. सबसे छोटी जीवित इकाई को कोशिका कहते हैं, जैसे घर की ईंट होती है। फिर टिश्यू क्या है, समान कोशिकाओं, सेम टाइप की कोशिकाओं का समूह जो एक ही कार्य करता है। कई ईंटें मिलकर जिस प्रकार दीवार बनाती हैं। यहाँ पे हमने टिश्यू का देखा है डेफिनेशन कि सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ग्रुप होते हैं तो एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार के टिश्यूज होते हैं जो शरीर को जोड़े रखते हैं। फिर हमने देखा फंक्शन ऑफ सेल। सेल जो है एक ह्यूमन बॉडी की तरह ही फंक्शन करता है। जिस प्रकार हमारे पूरे शरीर में मुख्य अंश जल का है, उसी प्रकार हमने सेल में देखा था साइटोप्लाज्म है जलीय अंश सेल के अंदर। सेल के अंदर हमने हार्ट देखा था जो कि उसका न्यूक्लियस है, और सेल में रिप्रोडक्शन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, न्यूट्रिशन भी होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सेल जो है पूरे एक मानव शरीर के का ही भाग होते हुए भी पूरी गतिविधियां उसमें उतनी ही होती हैं। देखते हैं यहाँ पे कि कोशिका भोजन ग्रहण करती है, जैसे मानव का पाचन तंत्र। कोशिका ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जिस प्रकार श्वसन तंत्र करता है। हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है सेल में। तो ये कब होता है, जब हमारी ऑक्सीजन का इनटेक होता है। कोशिका ऊर्जा बनाती है। हमने देखा था राइबोसोम्स के बारे में, प्रोटीन फैक्ट्री जिनको बोला जाता है। तो यहाँ पे ऊर्जा भी बन रही है।
कोशिका अपशिष्ट को बाहर निकालती है जैसे उत्सर्जन तंत्र। जिस प्रकार से हमारे शरीर का एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है, उसी प्रकार से कोशिका से भी जो एक्सक्रीशन है वहां से भी होता है। कोशिका का प्रजनन तंत्र भी है। नई कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और नई कोशिका का निर्माण होता है, जिस प्रकार से हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस प्रकार कोशिका स्वयं में ही एक छोटा मानव शरीर है और सभी मिलकर हमारा पूर्ण शरीर बनाते हैं। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं, जिससे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि हम नर्वस सिस्टम में जब देखते हैं तो न्यूरॉन होता है वहां का सेल। उसकी जो बनावट है सामान्य सेल से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और किडनीज में हम देखते हैं तो नेफ्रॉन हमारा सेल होता है। तो हमारे एक अपने ही शरीर में अलग अलग तरीके के सेल होते हैं, मगर ये बात है कि वो जो एक तरीके के सेल हैं वो एक तरीके के टिश्यू का निर्माण करते हैं और फिर टिश्यू से ही हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। विभिन्न ऑर्गन जो सेम टाइप के फंक्शन कर रहे हैं ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, जो हमने अभी 11 ऑर्गन सिस्टम पढ़े थे। ठीक है, इनके द्वारा हमारे शरीर का, मानव शरीर का निर्माण होता है। चलिए अब हम आगे देखेंगे सेंसरी ऑर्गन्स को। उससे पहले हम एक बार फिर से एक रिवीजन ले लेते हैं अपना, जो अभी हमने पढ़ा था। चलिए अभी किसी से आप में से कोई बता दीजिए हमारे 11 ऑर्गन सिस्टम के नाम क्या होते हैं। जो हमने अभी 11 ऑर्गन सिस्टम पढ़े थे, तो उनमें से जो आपको याद आ रहे हैं सिस्टम्स के नाम, वो आप बता सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर देती हूँ ऊपर। बताइए मैम। मैम स्केलेटन सिस्टम, जी मैम। मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, reproductive system, and cardiac system, cardiac vascular हो गया, and 4 बचे हुए और स्किन, yes, skin related, yes. फिर हमारा रोग प्रतिरोधक संरक्षा करने वाला जो सिस्टम है, yes, वो रह गया मैम। मैम लिम्फेटिक सिस्टम, वेरी गुड मैम, लिम्फेटिक सिस्टम। और क्या रह गया मैम का? बिल्कुल सही मैम, उत्सर्जन तंत्र, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये हमारे 11 सिस्टम हो गए। ठीक है, अब 11 सिस्टम में हमारे शरीर का जो ढांचा है वो कौन से सिस्टम के द्वारा बनता है? Skeleton and nervous. These are the basic systems. बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि किसी को लो ब्लड प्रेशर है, तो वो किसकी वजह से हो सकता है? लो ब्लड प्रेशर किसी को है, ये समस्या लेकर आपके पास कार्डिक वेस्कुलर सिस्टम उसका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है मैम, तो हम उसके कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम को कह सकते हैं, और एक और सिस्टम हम इसमें जोड़ सकते हैं, नर्वस सिस्टम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही मैम। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, क्योंकि ब्रेन से ही काफी कुछ हमारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि वहां पे जब गड़बड़ी है तभी जो हार्मोन्स हैं उनका सिक्रीशन नहीं हो रहा है, उनका कोई सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक सिस्टम का वहां पे डिस्टरबेंस आ रहा है, जिसकी वजह से ये समस्या है। अब हम कह देते हैं कि मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो कहाँ से सिस्टम, कौन से सिस्टम से हमारी प्रॉब्लम? डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम।
उसके लिए हमें उसके उस प्रकार के योगासन भी कराने हैं और क्या करा सकते हैं हम कॉन्स्टिपेशन में? मैम में मैम दिनचर्या का ध्यान रखेंगे और डाइट का। जी मैम, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हम डाइट इसमें किस तरीके की लेने का एडवाइस कर सकते हैं उनको? मैम फ्रेश फाइबर फ्रूट्स, युक्त हो वेजिटेबल्स, वगैरह। फाइबर्स वगैरह। फाइबर वाली डाइट हमें उनके लिए मददगार सिद्ध होगी, क्योंकि वो वाटर को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और हमारे डाइजेशन में मदद करेगी। ठीक है, अच्छा अब हम एक थोड़ा-सा और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा-सा और देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन हमारा सिस्टम है और इससे रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स हमारी रहती हैं। तो इसमें हमारी एक पार्ट होता है स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज़, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ब्रॉडली हमें ये कुछ सिस्टम्स होते हैं हमारे इसके। तो जब हमारे स्टमक में खाना आता है तो हमारे यहाँ पे सबसे मुख्यतः हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो यहाँ पे पाचन की शुरुआत यहाँ से होती है। यहाँ से और एक बार और भी हम कह सकते हैं, अगर हम भोजन जब हम मुँह से लेते हैं तो शुरुआत हमारी वहीं से शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा क्या चीज़ यूज़ होती है मुँह में? मैम सलाइवा, के थ्रू और उससे पहले? च्यूइंग, टीथ, टंग, उससे पहले हमारे जो दाँत हैं, ये हमारे भोजन को इतना अच्छे से च्यू कर लेना चाहिए हमें, तो यहीं पे हमारा काफ़ी कुछ समस्या हल हो जाती है। अक्सर पाया जाता है जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स में देखते हैं तो कई लोगों की ये आदत होती है कि वो जल्दी-जल्दी भोजन ग्रहण करते हैं या फिर बात करते-करते भोजन ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से हवा अंदर चली जाती है और भोजन चबाया नहीं जा रहा होता है ठीक से और जल्दी से वो स्वॉलो कर लिया जाता है। तो कुछ समस्याएँ हमारी वहीं से ठीक हो जाएँगी अगर हम उनको कुछ उस तरीके से गाइड करेंगे। सिमिलरली जैसे हमारे पैरों में दर्द की समस्या है, तो पैरों में दर्द की समस्या को हम उनके चलने और खड़े होने के तरीके से भी देख सकते हैं। तो कई लोगों के जो फुट पे अगर आप ध्यान देंगे तो कई लोगों के जो फुट है वो सही से सीधा पड़ता भी नहीं है। इधर प्रोनेशन या सुपिनेशन की पोजीशन में भी होता है, तो वहाँ से भी आप उसको जज कर सकते हैं कि किस वजह से ये समस्या हो रही है। तो मेरी कोशिश ये रही है आपको ये सब थोड़ा-सा बताने की, कि जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स के साथ आगे उसको डील कर लेंगे उस सिचुएशन को। ठीक है, अभी और भी कॉमन प्रॉब्लम होती है कि सिर दर्द है और योग के द्वारा आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे हम? सिर दर्द की समस्या क्रॉनिक समस्या है मान लीजिए किसी की और फिर वो कह रहे हैं कि भई हमें तो योग से करवा दीजिए ठीक, तो व्हाट विल यू डू? मैम उसमें सबसे पहले तो प्राणायाम करवाएँगे, ब्रीथ इन शांत रहने के लिए बोलेंगे। बिल्कुल। और आहार-विहार? और मैम आहार-विहार से भी आधा नियंत्रण हो जाएगा। बिल्कुल, आधा नियंत्रण हम वहाँ से करा देंगे, आधा क्योंकि योग से। आधा योग से हो जाएगा। तो हमें सभी चीज़ों का समन्वय करके उनको बताना होगा। आप जैसे पढ़ भी रहे हैं, यम और नियम का सब पढ़ रहे हैं, तो उसके द्वारा भी वो अपने आप को संतुलित रखते हुए, संतुलित जीवन जीते हुए, योग को अपनाते हुए अपनी चीज़ों को, अपने शरीर की दिक्कतें जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। और अच्छा, एक और कॉमन प्रॉब्लम आती है कि फीमेल्स की प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारी। तो वहाँ पे किस तरह से करेंगे हम? फीमेल प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास फीमेल आई हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा? मैम उनके लिए भी हुई है योग, प्राणायाम और डाइट कंट्रोल। बिल्कुल, वही मैम चीज़ें एक चीज़ मैम जिसको सिर दर्द है, योग निद्रा करवानी चाहिए उसको? हाँ मैम, करा सकते हैं करा बिल्कुल। सक जी मैम। और अगर उस सिचुएशन में है कि काफ़ी दर्द है, तो बहुत ज़्यादा दर्द है तो हम उसको कुछ पहले रिलैक्स करवाएँगे और योग निद्रा तो मैम बहुत अच्छा सेफ भी है और अच्छा भी रहेगा उनके लिए। आराम से कराया जा सकता है। जी, चारुल मैम बताइए, कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ, माइग्रेन या जब कांस्टेंट हेडेक रहता है तो कौन-सी
योगा आप सजेस्ट करते हैं? मैम पहले तो माइग्रेन है, ये ना क्या होता है कि अक्सर लोग सब सारे सिर दर्द को यही बोल देते हैं कि हमें तो माइग्रेन है भाई। थोड़ा-सा सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन है हमें, तो माइग्रेन को हमें पहले समझ लेना चाहिए, फिर माइग्रेन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। माइग्रेन एक समस्या जो है वो जैसे एक क्रोनिक प्रॉब्लम कह सकते हैं और ये भी हमारी साइकोसोमैटिक है। ये सिर्फ़ शरीर में भी है, ये मन में भी है। तो ये कुछ ग्लैंड्स का एक्सेस स्राव भी है हमारा, फीमेल्स में अक्सर माइग्रेन देखा जाता है, जैसे पीरियड्स के पहले हो जाता है, ऑनसेट ऑफ पीरियड भी हो सकता है वो, मेनोपॉज़ के टाइम भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमारे वो जो हार्मोन्स हैं उनका भी कार्य हो सकता है। कुछ अन्य शारीरिक कारण हो सकते हैं और उसमें ये भी हो सकता है कि उनका ब्लड प्रेशर को भी हमें देखना होगा। तो कई इसमें चीज़ों को देखना पड़ेगा हमें पहले उनकी और फिर या हम पहले उनकी शारीरिक बनावट या उसके भी उनके दिनचर्या को देख के हम काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं, कि उनका किस तरीके का लाइफ़स्टाइल है, किस तरीके से वो उनकी अपीयरेंस दिख रही है, तो उससे आपको कुछ अंदाज़ा लग जाएगा। कुछ उनसे आप बात करके, आप उनसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि और उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किन कारणों की वजह से इनको माइग्रेन हो रहा है। ठीक है? चलिए मैम, अभी हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे और हम बस कल को हमारे सेंस ऑर्गन्स का बनावट, फंक्शन और उनके कार्य करने की जो प्रणाली है उसको भी देखेंगे। ठीक है मैम? चलिए अब हम इसको एक शांति पाठ के पहले करते हैं। पहले ओम का उच्चारण, लंबी गहरी साँस लेंगे। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। जेंटली अपने हल्के-हल्के हाथों से ब्रशन करेंगे और कोमलता से अपनी आँखों पे रखेंगे। धीरे से अपने नेत्रों को खोलेंगे। सभी को प्रणाम।